सभी विद्यार्थियों का इंडियन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है। जो गुप्त वंश का इतिहास हमने पढ़ना शुरू किया, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए समुद्रगुप्त के बाद जो अगले राजा हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, या जिनको भारत के इतिहास में जाना जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं। सभी को पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का। तो शुरू करते हैं हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर हम बात करें, इनका शासन काल जो हमें प्राप्त होता है वो 380 से लेकर के और 415 ईस्वी तक मिलता है। 380 से 415 ईस्वी तक गुप्तों के जो राजा रहे थे उनका नाम है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। हमने आपको कहा कि गुप्त वंश के सभी राजा महान राजा थे, लेकिन इन सभी महान राजाओं में सबसे जो महान राजा थे वो अगर कोई थे तो वो कौन थे, तो उनका नाम हमें प्राप्त होता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जो सबसे फेमस उपाधि है, इन्हीं को कहा गया विक्रमादित्य। भारत के इतिहास में 14 विक्रमादित्य हुए हैं। इन 14 विक्रमादित्यों में सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य जो थे वो गुप्त वंश के ही राजा थे, जिनको चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना गया। इन्हीं को कहा गया अप्रतिरथ। ये एक ऐसी उपाधि है जो गुप्त वंश के केवल 2 ही शासकों के पास थी, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इनकी तीसरी उपाधि हमें मिलती है परम भागवत। बिल्कुल शुरू में आपको बताया था कि गुप्त वंश के शासक भगवान विष्णु में अपनी निष्ठा रखते थे। वैष्णव धर्म को उन्होंने संरक्षण दिया था। वैष्णव धर्म को ही भागवत धर्म के नाम से जाना जाता है। और सबसे पहले गढ़वा के अभिलेख में, गढ़वा का जो अभिलेख हमें प्राप्त होता है, इस अभिलेख में सर्वप्रथम परम भागवत जो लिखा गया है, वो अगर किसी को लिखा गया है तो वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है। इसी प्रकार भारत के साहित्य में चंद्रगुप्त की एक उपाधि हमें मिलती है शक्कारी। तो प्रश्न कभी पूछा जाए भारतीय साहित्य में चंद्रगुप्त द्वितीय को किस उपाधि से विभूषित किया गया है, तो शक्कारी की उपाधि से विभूषित किया गया है। प्रारंभिक जानकारियों में अगर हम देखें, चंद्रगुप्त से पहले एक शासक हुए जिनका नाम हमें मिलता है रामगुप्त। रामगुप्त, रामगुप्त के जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं, एक इतिहासकार मिलते हैं जिनका नाम है राखल दास बैनर्जी। राखल दास बैनर्जी ने 1924 को काशी विश्वविद्यालय के व्याख्यान में, काशी विश्वविद्यालय के व्याख्यान में इस बात की पुष्टि की थी कि चंद्रगुप्त से पहले और समुद्रगुप्त के बाद में एक राजा थे जिनका नाम था रामगुप्त। इसके बाद हमें दूसरा जो प्रमाण मिलता है वो हमें एक नाटक मिलता है जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम की रचना जो की गई थी वो विशाखदत्त के द्वारा की गई थी। विशाखदत्त के द्वारा की गई थी।
इसमें भी लिखा गया कि रामगुप्त को पराजित कर उनको मार करके चंद्रगुप्त ने जो है ये सिंहासन जो है वो प्राप्त किया था। इसी प्रकार तीसरे नंबर पे अगर हम कहें तो तीसरे कवि हमें मिलते हैं बाणभट्ट, जिनका ग्रंथ हमें मिलता है हर्षचरित्र। हर्षचरित्र जिसकी रचना जो की गई थी वो की गई थी बाणभट्ट के द्वारा, बाणभट्ट। इसके बाद हमें जो अन्य साक्ष्य मिलते हैं उन साक्ष्यों की अगर हम बात करते हैं तो हमें मिलता है संजनपुर का ताम्रपत्र, संजनपुर ताम्रपत्र, यहां भी हमें जो है इसका उल्लेख जो है वो प्राप्त होता है। कांबे का ताम्रपत्र, इसमें भी रामगुप्त की जानकारियां जो है वो हमें उपलब्ध होती हैं। यानी कि ये साक्ष्य हमें बताते हैं राखलदास बैनर्जी देवी चंद्रगुप्तम, जो वास्तव में एक नाटक है जिसकी रचना विशाख दत्त के द्वारा की गई। हर्ष चरित्र बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया। इसी प्रकार काव्य मीमांसा, जो अगर हम कहें तो राजशेखर के द्वारा जो है वो लिखा गया था। संजनपुर ताम्रपत्र, कांबे का ताम्रपत्र, ये सब हमें बताते हैं कि रामगुप्त नाम के एक शासक जो है वो हो चुके थे। रामगुप्त कोई योग्य व्यक्ति नहीं थे, ये एक कायर किस्म के व्यक्ति थे। जब रामगुप्त यहां पे शासन कर रहे थे तो यहां पश्चिम भारत में एक राजा थे जो शक वंश से संबंधित थे। शक वंश के राजा जिनका नाम हमें मिलता है रुद्र सिंह तृतीय, रुद्र सिंह तृतीय, जो कि शक वंश के राजा थे। और इधर गुप्त वंश के राजा जो थे जिनका नाम था रामगुप्त। इन्हीं रामगुप्त की पत्नी हुई, रामगुप्त की जो पत्नी थी जिनका नाम हमें मिलता है ध्रुव देवी, ध्रुव देवी जो कि पत्नी थी, और ये पत्नी थी रामगुप्त की। कहानी बढ़ती है, इस रुद्र सिंह ने आक्रमण किया और रुद्र सिंह ने जो है ये आक्रमण किया रामगुप्त पर, और इस आक्रमण में पराजित हो गए रामगुप्त। यानी कि रामगुप्त को पराजित कर दिया, और पराजित करने वाले शक वंश के राजा थे जिनका नाम था रुद्र सिंह तृतीय। रुद्र सिंह तृतीय ने रामगुप्त को पराजित करने के बाद इस रामगुप्त के सामने एक शर्त रखी, इनके सामने शर्त रखी कि आप अपनी पत्नी जिसका नाम है ध्रुव देवी, ये जो पत्नी है ध्रुव देवी, ये मुझे सौंप दी जाए। ऐसी जो है हमें कहानी मिलती है कि पत्नी को जो है वो हमें सौंप दिया जाए, ऐसी जो है शर्त रख रहे थे, और ऐसी शर्त रख रहे थे रुद्र सिंह। जब ये शर्त रखी गई तो रामगुप्त जो है वो अपनी पत्नी को सौंपने के लिए तैयार हो गए। यानी कि शर्त को इन्होंने मान लिया, इस शर्त को मानते हुए वो तैयार हो गए कि हम ध्रुव देवी को जो है सौंप देंगे, और सौंप देंगे रुद्र सिंह तृतीय को। लेकिन ये बात पसंद नहीं थी जिस व्यक्ति को, उस व्यक्ति का नाम हमें मिलता है चंद्रगुप्त द्वितीय, क्योंकि ये गुप्त मर्यादा के अनुकूल नहीं थी। गुप्त वंश की मर्यादाओं को भंग करने वाली शर्त थी, और इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तत्पर नहीं थे चंद्रगुप्त द्वितीय। तो कहते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कहा कि रुद्र सिंह से मिलने के लिए ध्रुव देवी नहीं जाएगी, उनसे मिलने के लिए हम जाएंगे। यानी कि इन्होंने वेश धारण किया, और इन्होंने वेश धारण कर लिया ध्रुव देवी का, वेश धारण करके, और ये जो है मिलने जाते हैं रुद्र सिंह से। जब इन्होंने रुद्र सिंह से मुलाकात की तो चंद्रगुप्त ने बड़ी तत्लीनता के साथ, बड़ी तत्परता के साथ इस रुद्र सिंह तृतीय की हत्या कर दी, इस रुद्र सिंह तृतीय को मार दिया। यानी कि रुद्र सिंह का वध कर दिया, रुद्र सिंह को मार दिया, रुद्र सिंह की हत्या कर दी। और इसी के बाद इन्होंने जो है भारत के साहित्य में इनको लिखा गया शक्कारी, शकों का शिकार करने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय। और कुछ साक्ष्य कहते हैं कि इसी के बाद
इन्होंने उपाधि धारण की थी विक्रमादित्य की। जब ऐसा हुआ, जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्र सिंह तृतीय की हत्या कर दी, तो इनका यश फैल गया और अपयश हो गया रामगुप्त का, और चंद्रगुप्त ने इस रामगुप्त की भी हत्या कर दी। इस रामगुप्त की हत्या करके और सिंहासन प्राप्त किया, यानी कि रामगुप्त को मार करके सिंहासन पे जो बैठ गए वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सिंहासन प्राप्त कर लिया, रुद्र सिंह तृतीय की हत्या कर दी, और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इस ध्रुव देवी के साथ में विवाह कर लिया। ध्रुव देवी के साथ में विवाह कर लिया और इसी ध्रुव देवी से एक पुत्र पैदा हुए, और उसी का नाम हमें मिलता है कुमार गुप्त प्रथम, जो कि चंद्रगुप्त के बाद में जो है वो अगले शासक बनेंगे। कुमार गुप्त प्रथम ध्रुव देवी के ही पुत्र थे। ये कहानी जो हमें पूरी प्राप्त हुई थी, ये राखलदास बैनर्जी और देवी चंद्रगुप्तम के आधार से जो है इतिहास में आई, और इसको जो है स्वीकार किया जाता है। एक साक्ष्य और भी मिलता है, दुर्जनपुर एमपी में कुछ जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। कुछ जैन मूर्ति जो है वो प्राप्त हुई हैं, जिनके ऊपर रामगुप्त का जो है साक्ष्य प्राप्त होता है। महाराज रामगुप्त ऐसा अंकित हमें प्राप्त होता है। तो इतिहास में यह भी वर्णित है कि रामगुप्त जो है वो जैन धर्म को फॉलो करते थे। कभी पूछा जाए कि जैन धर्म को स्वीकार करने वाले गुप्तों के कौन से राजा थे, तो उनका नाम हमें मिलता है रामगुप्त। चंद्रगुप्त की दूसरी पत्नी हमें प्राप्त होती है। दूसरी जो इनकी पत्नी थी उसका नाम हमें मिलता है कुबेर नागा, जो कि नागवंश की कन्या थी। नागवंश से संबंधित थी कुबेर नागा से भी चंद्रगुप्त द्वितीय को एक संतान प्राप्त हुई, और इनका नाम हमें मिलता है प्रभावती गुप्ता, जिसके बारे में हमने अध्ययन किया था कि प्रभावती गुप्ता ने पूना ताम्रपत्र लिखा था, और पूना ताम्रपत्र में इन्होंने लिखा था कि इसका जो गोत्र है वो धारण है। ऐसा वर्णन किया था कि इनका गोत्र धारण है। ये पूना ताम्रपत्र में अंकित करवाया गया था, और ये पूना ताम्रपत्र जो लिखा था वो लिखा था प्रभावती गुप्ता ने। प्रभावती गुप्ता की शादी हुई। इनकी जो शादी हुई थी वो वाकाटक नरेश के साथ हुई थी। वाकाटक नरेश, जिनका नाम हमें मिलता है रुद्रसेन द्वितीय से जो है विवाह हुआ था, और ये विवाह जो हुआ था वो प्रभावती का ही हुआ था। इतिहास में ये भी माना जाता है कि वाकाटक वंश के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित करके ही शकों का पूर्ण नाश कर दिया गया था, और इनके सिक्कों को जो है पुनः अंकित करवाया गया, और ये जो सिक्के थे वो चांदी के सिक्के थे। कभी पूछा जाए रुद्र सिंह की हत्या करके चांदी की मुद्रा शुरू की गई थी, वो मुद्रा किस शासक के द्वारा शुरू की गई थी, तो वो भी हमें जो राजा मिलते हैं वो चंद्रगुप्त मिलते हैं। चांदी की जो मुद्रा हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है वो हम यहाँ पे देख चुके हैं कि उन्होंने चांदी की मुद्रा जो है वो शुरू की थी। लेकिन शकों का नाश करके चांदी की मुद्रा शुरू करने वाले अगर कोई शासक थे तो वो कौन थे? वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। एक बार फिर हम थोड़ा सा देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका शासनकाल हमें मिलता है 380 से लेकर के 415 ईस्वी तक। प्रश्न कहीं से भी निकलेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय की सबसे प्रसिद्ध उपाधि थी विक्रमादित्य। उनकी दूसरी उपाधि हमें मिलती है अप्रतिरथ। ये उपाधि केवल समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के पास में ही थी। इन्हीं को सबसे पहले कहा गया परम भागवत, और ऐसा इनको लिखा गया गढ़वा के अभिलेख में।
और साहित्य में हमें जो इनकी उपाधि प्राप्त होती है वो उपाधि हमें प्राप्त होती है शक्कारी की उपाधि। इनकी दो पत्नियां जिनके नाम हमें प्राप्त होते हैं, एक का नाम हमें मिला ध्रुव देवी। ध्रुव देवी से इनको संतान प्राप्त हुई जिसका नाम था कुमार गुप्त प्रथम, और कुमार गुप्त प्रथम ही चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में अगले जो है वो शासक रहेंगे। फिर इनकी हमने दूसरी पत्नी देखी जिसका नाम हमें मिला कुबेर नागा, जो नागवंश से संबंधित थी। यहां से चंद्रगुप्त को एक पुत्री की प्राप्ति हुई जिनका नाम था प्रभावती गुप्ता, जिन्होंने पूना ताम्रपत्र की रचना करवाई। और पूना ताम्रपत्र में उन्होंने लिखा कि उनका गोत्र धारण है, और इसी के आधार पर इतिहास ने माना था कि गुप्त वास्तव में ब्राह्मण थे। गुप्त वास्तव में ब्राह्मण थे क्योंकि धारण गोत्र ब्राह्मणों में पाया जाता है। ब्राह्मणों की जो वंशावली है उसमें 12वां गोत्र जो है वो धारण गोत्र हमें जो है वो प्राप्त होता है। प्रभावती की शादी की गई और इनकी शादी जो हुई थी वो वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ में जो है संपन्न हुई थी। जब चंद्रगुप्त यहां पे शासन कर रहे थे, चंद्रगुप्त जब यहां पे शासन कर रहे थे तो चंद्रगुप्त के काल में एक चीनी यात्री भारत में आ गया था जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। चीनी यात्री जिनका नाम हमें मिलता है फायान। चीनी यात्री फायान ये भारत में रहे थे 399 से लेकर के 414 ईस्वी तक। अभी एक डिफेंस का एग्जाम हुआ था जिसमें सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया था कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में कौन से चीनी यात्री भारत में आए थे। तो हमें पता होना चाहिए कि चीनी यात्री जो भारत में आए थे उनका नाम था फायान। हमने पहले चर्चा की थी हुइलुन, फायान, हवेनसांग, इतिसंग, ऐसे लोग जो बार बार या समय समय पे जो है बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए भारत में पहुंचे थे। फायान जब भारत में आए तो फायान ने अपना एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम हमें मिलता है फो को की। फो को की जो ग्रंथ रचित किया गया था, ये रचना जो की गई थी ये किसके द्वारा की गई थी, या हमसे पूछा जाए फो को की ग्रंथ किसका है तो फायान का जो है वो ग्रंथ हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। जब फायान भारत में आए थे तो गुप्त वंश के जो शासक शासन कर रहे थे उनका नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। लेकिन फायान ने कहीं भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का वर्णन नहीं किया है। ये भारत में क्यों आए थे तो इनका एकमात्र उद्देश्य था बौद्ध धर्म का अध्ययन करना, यानी कि बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए जो है ये भारत में आए थे। इन्होंने गुप्त प्रशासन की प्रशंसा की और गुप्त प्रशासन की प्रशंसा करते हुए इन्होंने लिखा था कि घरों में ताले नहीं लगते थे, घरों में ताले नहीं लगते थे। इसका मतलब यहां पे चोरियां नहीं होती थी, चोरी जो है वो भारत में नहीं होती थी। फायान ही लिखते हैं कि भारत की दंड व्यवस्था बहुत कोमल थी, यानी कि कठोर नहीं था। दंड विधान जो है वो बहुत कोमल था। मृत्यु दंड भारत में नहीं दिया जाता था। गुप्त काल में बार बार द्रोह करने पर, बार बार अपराध करने पर व्यक्ति का दायां हाथ जो है वो काट दिया जाता था, ऐसा वर्णन हमें यहां पे मिलता है। और फायान यहां लिखते हैं कि भारत का व्यापार जो है वो कोड़ियों के द्वारा किया जाता था। कोड़ियों के द्वारा जो है वो भारत का यहाँ पे व्यापार होता था, ऐसा वर्णन जो हमें प्राप्त होता है वो फो को की ग्रंथ से मिलता है जिसकी रचना फायान के द्वारा की गई थी, जो भारत में बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए आए थे। आज हमने गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में चर्चा की। इसकी जो बचे हुए कुछ टॉपिक इसमें हैं, जो तथ्य बचे हुए हैं चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
मैं आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।